जय हिंद। चीन जो है वो म्यांमार के रास्ते अब भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और चीन म्यांमार पर दबाव बना रहा है कि वो BRI प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सदस्य बन जाए। अगर म्यांमार इसका सदस्य बनता है तो पूरी तरह से वो चाइना के गुलाम हो जाएगा। थोड़ा सा म्यांमार के बैक हिस्ट्री को देखते हैं। म्यांमार और भारत पहले एक ही में थे। 1935 के द्वारा इसे अलग करने की घोषणा कर दी गई और बाद में अंग्रेजों ने कहा कि भैया ये एक अलग देश रहेगा, ये इंडिया एक अलग देश रहेगा। अगर यही चाइना के साथ होता तो कहता है म्यांमार मेरा है। और 1945 के बाद ये दोनों पर अंग्रेजों का शासन रहा। हम लोग 1947 में आज़ाद हो गए और म्यांमार को आज़ादी 1948 में मिली। दोनों ही देश लोकतंत्र थे, लेकिन बहुत ही जल्दी वहाँ सैन्य शासन आ गया और तानाशाह हो गया। और 1962 से लेकर 2010 तक म्यांमार सैनिक तानाशाह रहा था, जिस वजह से दुनिया के ज़्यादातर देश इसको पसंद नहीं करते थे। और यहाँ पर कई जैसे आंग सांग सू की पूरी फैमिली जो थी, इनके पिताजी से लेकर ये इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाया था यहाँ पर जो सैनिक शासन अत्याचार कर रहे थे। और फाइनली 2010 में यहाँ लोकतंत्र आया और आंग सांग सू की जो है वो प्रभाव में आई। और आंग सांग सू की जब प्रभाव में आई तो उन्होंने देखा कि चाइना ने जो म्यांमार पर है ऑलरेडी $4 बिलियन का कर्जा दे रखा है, जिसका जो इंटरेस्ट के रूप में जो पेमेंट होता है वो $500 मिलियन होता है। तो आंग सांग सू की ने कहा कि भैया हम डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे, आप करोड़ों रुपया तो आप हमको ब्याज के रूप में दे रहे हैं आपको, और ब्याज तो दे ही रहे हैं और फिर मूलधन वैसे ही बचा हुआ है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भैया एक काम कीजिए, हम आपके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नहीं आएंगे। अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर बना तो पूरी तरह से म्यांमार बर्बाद होगा और ये भारत के लिए सरदर्द है। देखिए, चाइना जो चाहता है वो नहीं चाहता है कि नीचे से घूम के आए मलक्का होके, वो चाहता है कि डायरेक्ट भारत तक करीबी कैसे बना सके। तो वो यहाँ से एक सड़क ले आना चाह रहा है, ये सितवे बंदरगाह तक। यहाँ पर एक बंदरगाह है सितवे बंदरगाह, और यहाँ पर रंगून पर है। यहाँ रंगून और सितवे ये दो क्यों लाना चाह रहा है? रंगून से ये हमला करेगा हमारे अंडमान निकोबार पर, और यहाँ से सितवे से ये कलकत्ता इसके लिए करीब है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, यहाँ तक में ये अपनी पहुँच बढ़ाना चाहता है। और रियल में अगर ये सितवे यहाँ पर रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सक्सेस हुआ तो म्यांमार को तो ये ले जाएगा। लेकिन आंग सांग सू की इस पे शामिल होना नहीं चाह रही है। हालांकि हम आपको वन बेल्ट वन रोड पे एक सिल्क रूट पर एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। इस वीडियो के बाद आप उसको देख लीजिएगा, उसमें हम रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एकदम डेडिकेटेड वीडियो है। तो चाइना यहाँ से घुसना चाह रहा है और आंग सांग सू की यहाँ इनको आने नहीं देना चाहती हैं। अब चाइना क्या कर रहा है, इनको परेशान करने के लिए, इसकी सरकार गिराने के लिए पूरी तरह म्यांमार को बर्बाद करने के प्लान में है। आप म्यांमार का यहाँ देखिए तो यहाँ 3 ठो विद्रोही संगठन, हालांकि 4-5 विद्रोही संगठन है, लेकिन 3-4 बहुत घातक हैं। जैसे नीचे ये रेड कलर वाला अगर देखेंगे तो ये रखाइन प्रांत है, यहाँ रोहिंग्या है सब। अब ये रोहिंग्या जो है सब यहाँ पर अब ये विद्रोह कर रहे हैं कि हमको अलग देश दे दिया। भाई साहब, इतनी चूंकि देश लेके करोगे, उतना आसान हो जाता है किसी को एक तो देश मिल जाना। अब यहाँ विद्रोह है, इसको चाइना मदद कर रहा है ताकि ये अनस्टेबल हो जाए, और जैसे अनस्टेबल मिलेगा तो यही वाला एरिया है जो रोहिंग्या वाला एरिया है, अनस्टेबल जैसे मिलेगा तो यहाँ का सितवे बंदरगाह इसको मिलने के आसार बढ़ जाएंगे। अब ये इतना टॉर्चर करना चाह रहा है कि ये लोग दे दे। दूसरा, आप अगर ये येलो वाला एरिया देखेंगे, ये येलो वाला एरिया ऊपर में है, यहाँ पर है, तो ये एरिया चाइना से काफी करीब है, इसे हम काचिन प्रांत बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ना काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी है, उनको चाइना करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहा है, लाखों रुपए दे रहा है, हथियार दे रहा है, एक से एक मिसाइलें दे रहा है, मतलब जहाज को, हेलीकॉप्टर को मार के गिराने वाली। अब वो किसकी आर्मी को मार के गिरा रही है? म्यांमार की आर्मी को। वो भी क्यों? क्योंकि म्यांमार जो है उसको सड़क बनाने नहीं दे रहा है। अब चाइना ये सड़क फ्री में नहीं बनाएगा और इससे कहेगा कि आप उधार दिए, हम आपको उधार पैसा देते हैं, आप बनाइए। मतलब अपने कर्ज की जाल में पूरी तरह से जकड़ना चाहता है। और सबसे जो बड़ा रेबल्स ग्रुप है यहाँ पर, ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, इस एरिया में जो मेनली शान प्रांत है, जो वहाँ पर शान का जो पठार है, उस यहाँ पर जो है यूनाइटेड स्टेट आर्मी UWSA है। ये सबसे खतरनाक यहाँ का विद्रोही संगठन है। चाइना ने इन विद्रोही संगठनों को क्या किया है? हेलीकॉप्टर दे दिया है, एयर टू एयर मिसाइल दिया है। सोचिए, आपको लग रहा होगा कि ससुरा पाकिस्तान ज्यादा आतंकवादी को बढ़ावा देता है, ससुरा ये तो छोटा और खतरनाक निकला। हेलीकॉप्टर दे दिया, मिसाइल दे दिया, करोड़ों रुपया दे दिया,
और इतना ना अनस्टेबल कर देगा म्यांमार को कि म्यांमार कहेगा कि चल भैया बना ले एक ठो रोड। अब इसमें भारत सरकार को नींद से जगना चाहिए, पता नहीं कहाँ सो रहे हैं लोग। हम लोग अपने पड़ोसियों को स्टेबल नहीं रखेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि म्यांमार एक छोटा देश है, एक बार फंस गया चाइना के चंगुल में तो निकल ही नहीं सकता है। अब पाकिस्तान का तो वही हाल हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान थोड़ा बड़ा है, म्यांमार तो पूरी तरह से छोटा देश है और बहुत मतलब संपन्न भी देश नहीं है। अगर आप देखेंगे म्यांमार में तो यहाँ पे एक पहाड़ है आराकाम योमा, अब यहाँ पर एक और विद्रोही संगठन खड़ा कर दिया आराकाम योमा आर्मी, अब ये भारत सीमा पे है। और ये चाइना क्या करता है, इन विद्रोहियों को एक्स्ट्रा हथियार देता है और कहता है कि तुम पहुंचा दो इसको इंडिया में। अब इंडिया के 4 स्टेट सीमा बनाते हैं आपके म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब वो क्या करता है, नागा विद्रोहियों को मिजोरम में हथियार भेजता है। अब चाइना इसमें बच जाता है कि भैया हम हथियार थोड़े दे रहे हैं, वो तो म्यांमार के लोग हथियार दे रहे हैं। अब म्यांमार का भारत से काफ़ी अच्छा रिलेशन है। भारत सरकार के कहने पर म्यांमार ने परमिशन दे दिया इंडियन आर्मी को कि आप आके सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, तो इंडियन आर्मी जाके यहाँ पे भी सर्जिकल स्ट्राइक करके आई थी। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अगर म्यांमार पूरी तरह से जंगल में फंस गया और यहाँ से वो सड़क बना लिया, तो इसमें आप समझ रहे हैं भारत कितनी भयानक घिरेगा। ऊपर से चाइना तो घेर ही लिया है, उधर पाकिस्तान से घेर लिया है CPEC सड़क द्वारा, अब यहाँ से भी घेर लेगा। अब आप जाएंगे कहाँ, चारों ओर से तो आपको घेर ही लेगा वो चाइना, चारों ओर से। चाइना का आगे प्लान क्या करेगा इसको बनाने के बाद? देखिए, चाइना अगर ये सितवे बंदरगाह ले लिया और रंगून ले लिया तो रंगून से तो अंडमान पर अटैक करेगा। सितवे से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो विशाखापट्टनम नेवल बेस पर अटैक कर सकता है, या चिटगांव यहाँ पर कलकत्ता पे कर सकता है, या चेन्नई पे कर सकता है। लेकिन जहाँ तक हमको मानना है कि वो चाइना को भी पता है कि किसी के नेवल बेस पर अटैक करके चले जाना इतना आसान नहीं है, वो यहाँ पर नहीं करेगा। हमको लगता है कि उसका नज़र, मेरे हिसाब से उसकी नज़र जो है यहाँ सितवे से सीधे उड़ीसा के जो यहाँ पर है चांदीपुर, व्हीलर द्वीप, बालासोर, जहाँ पर हम अपने मिसाइलों का परीक्षण करते हैं, वो यहाँ से सीधे नजर रख सकता है हमारी मिसाइलों के परीक्षण पर। जैसे हम लोग ने कि अग्नि 5 मिसाइल की जो मारक क्षमता है 7,500 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि भैया 5,000 किलोमीटर है, क्योंकि 7.5 बोलेंगे ससुरा फ्रांस हमारे जद में चला आएगा, फ्रांस हल्ला करने लगा कि ससुरा हमारे लिए बनाया है, राफेल ना देवो तो के। तो इसलिए भारत सरकार ने कहा ना आप अंडर में थोड़े आते हैं, 5,000 है। लेकिन अगर चाइना यहाँ आ गया और भारत सरकार ने यहाँ से मान लीजिए किसी मिसाइल का परीक्षण किया, तो वो ससुरा सेटेलाइट से देख लेगा कि कहाँ मिसाइल वह गिरा है, और ये भी देख लिया कि छोड़ा कहाँ से गया है, तब तो वो दूरी निकाल लेगा कि इसका रेंज कितना है, मारक क्षमता कितना है। तो ये ससुरा जो है ये चांदीपुर, व्हीलर द्वीप, कलाम द्वीप पर नजर रख लेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आप चेन्नई के ऊपर में अगर देखेंगे थोड़ा सा, तो वहाँ एक हरिकोटा है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में आता है। वहाँ पर हमारा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है, जहां से PSLV और GSLV रॉकेटों को लॉन्च किया जाता है। तो यहां से वो आराम से वो एकदम सीधे जद में आ सकता है, फिर कभी उस पर साइबर अटैक कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, वहां पे एकदम सीधे में रहेगा। तो भारत सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी। जिस दिन ये भी बिक जाएगा ना, उस दिन नींद खुलेगा, तब कुछ नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पर PSLV GS हम लोग कितना मेहनत से GSLV को बनाए हैं। PSLV तो खैर ईजी है क्योंकि वो पोलर कक्षा में ही भेजता है। अब जियो सिंक्रोनस में भेजने के लिए काफी लंबी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। अब इसको चाइना यहाँ पे डायरेक्ट इस पर नजर रख सकता है। एक सेपरेट वीडियो में हम PSLV GSLV समझाएंगे आपको। देखिए, भारत को इस पे क्या करना चाहिए कि म्यांमार को कहना चाहिए कि भाई देख, तुम्हारा सितवे बंदरगाह जो है और रंगून बंदरगाह ये हम बना देंगे। इसको बनाने से क्या होगा, इंडिया को फायदा होगा। इंडिया के लेबर जाएंगे, इंडिया से सीमेंट जाएगा, हर एक चीज तो इंडिया से ही जाएगा ना यहाँ से, और भारत को हमेशा फायदा होगा यहाँ पर इस मामले में। और चाइना का कर्जा भी नहीं देना पड़ेगा उसको, वरना चाइना के डेट ट्रैप में ये फंस जाएगा म्यांमार। और भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि देखिए, जितने भी विद्रोही संगठन है वो तो गैर कानूनी है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता है और वो खुल के आ नहीं सकते हैं, ना ही UNO करेगा। जबकि आंग सान सूकी है वो तो लीगल गवर्नमेंट है, और ये लीगल गवर्नमेंट इन विद्रोही संगठन आतंकवादी घोषित भी कर चुकी हैं और चाइना से ऐतराज भी जताई है कि आप इसको फंडिंग कर रहे हैं, आप इसको पैसे की मदद कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। लेकिन चाइना के आगे ये छोटा देश क्या कर सकता है? तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेनी चाहिए। मोदी जी को भी, अजीत डोभाल को भेजना चाहिए कि जाइए वहाँ और बात कीजिए, इनसे लिखित परमिशन लीजिए
लीजिए कि आप इन विद्रोही संगठनों को मारिए, तो इनको भी क्या करना चाहिए, चाइना से कहना चाहिए कि आप हमारे विद्रोही संगठन को मारिए। अब चाइना मारेगा तो दिक्कत, क्योंकि पैसा वही दिया है, और नहीं मारेगा तो भारत के पास आ जाइए। तो इसके म्यांमार के सामने डबल रास्ता। चाइना को कहता ना कि भैया हम तो आपको बोले ही थे, और नहीं तो इंडिया को बोलो। अब इंडियन आर्मी और एयरफोर्स पर जंग लग रहा है। 1999 के बाद हम लोगों ने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, और अगर रियलिटी में देखिएगा ना तो 1971 के बाद बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया। सियाचिन बहुत बड़े पैमाने पे नहीं था, एक फिक्स एरिया में युद्ध चल रहा था। वैसे ही कारगिल भी एक फिक्स एरिया में युद्ध चल रहा था, लेकिन फिर भी कारगिल युद्ध था। तो 1999 से 2020 आ गया भाई साहब, 21 साल से हमारी आर्मी एयरफोर्स उतना तगड़ा हमला नहीं किया है। तो आर्मी को भी तो चाहिए ना एक बार, तो आर्मी को भी परमिशन दिला देना चाहिए यहाँ से, और यहाँ से हमारी एयरफोर्स को ना सीधे म्यांमार में घुसा दे ससुरा। अब उनके पास जो हथियार है वो तो चोरी छुपे वाले ही हथियार है, खुल के चाइना थोड़े देगा। और ये भी पता चल जाएगा हमारे सेना के जवानों में उत्साह भी बढ़ेगा कि ससुरा यही हथियार वाला चाइनीज वाला लेके आएगा सब, अब मार के धो देना चाहिए यहाँ से। इससे फायदा क्या होगा कि दुनिया में अन्य देश भी जिन्हें पड़ोसी दबा रहे हैं वो भारत की ओर आएंगे, और भारतीय एयरफोर्स और आर्मी नेवी इस सब को ना एक वर्ल्ड लेवल का एक प्रैक्टिस भी मिलेगा, और हमारा जो पड़ोसी है वो भी बच जाएगा। मार आर्टिलरी भर देना चाहिए, पूरा तोप से उड़ा दो यहाँ पे से, जितना विद्रोही संगठन है आर्मी यहाँ पे विद्रोही रेबल्स लोग ध्वस्त कर दो। और ये जो म्यांमार का एरिया है, जो जहाँ जंगल वाला एरिया है, वहाँ के लिए हमारी नागा रेजिमेंट है। अरे भाई हिंदुस्तान में हर तरह के लोग मिलेंगे, पहाड़ी पे चढ़ने वाले, जंगल में लड़ने वाले, रेगिस्तान में, मैदान में, बाढ़ में, हर तरह के। तो नागा रेजिमेंट को घुसा देना चाहिए, इससे कि म्यांमार को अनस्टेबल होने से रोका जा सके। वरना एक बार म्यांमार अनस्टेबल हो गया तो वो भारत पे काफ़ी करीब आ जाएगा। अब ये वो आ जाएगा तो शांत नहीं रहेगा, अब यहाँ आ जाएगा ना तो यहाँ से विद्रोहियों को भेजते रहेगा, और विद्रोहियों को भेजने के बाद यहाँ चिकन नेक है, यहाँ पे भी हमला कर सकता है। हालांकि इस पर हम एक अलग से चिकन नेक पर वीडियो बनाएंगे, जहाँ आपको 3 बीघा विवाद क्या था, कॉरिडोर विवाद क्या था, इस सब के बारे में समझाएंगे। तो गवर्नमेंट को इस पर इनिशिएटिव लेनी चाहिए, नहीं लेगा ना तो काफी देर हो जाएगा, क्योंकि म्यांमार भी क्या कर सकता है भाई, उसको भी चाइना से डर लगता है। आप खुद सोचिए ना, भारत इतना बोल्ड स्टेप नहीं ले पाता है चाइना के खिलाफ, तो ये छोटे देश कैसे लेंगे। सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अभी जो तुर्की के एयरबेस पर हमला हुआ वो क्या चीज़ है, इस सब के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।